हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ एहसन एंड यू आर वाचिंग एडिया टेक। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इंटेल की 12th जनरेशन का पीसी बिल्ड करेंगे। अब सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताता हूँ, आप लोग शायद ये कह रहे हो कि यार मेरा फेस किधर है, मतलब फेस का ये मुझे आवाज़ ही क्यों आ रही है। तो यार ऐसे कि जो वीडियो का मैंने जो वीडियो शूट किया ना, उसका जो इंट्रो था ना, जब मैं कैमरे से वीडियो शूट कर रहा था, वो जो इंट्रो वाला पार्ट है ना, उसकी ऑडियो जो है वो पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हुई। तो बाकी सारी ऑडियो रिकॉर्ड हुई है। तो ये वीडियो का तुम लोग कह सकते हो कि जो 1 मिनट है ना पहला, वही ही मैंने वॉइस ओवर उसकी मैं अब दोबारा कर रहा हूँ। बाद में तुम लोगों को सही वीडियो देखने को मिलेगी। तो ये पीसी जो है मेरे फ्रेंड का है। ओवरऑल मेरा फ्रेंड को नॉलेज है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं था। एंड वो कहता था कि क्योंकि तुम इस फील्ड के अंदर हो, तुम्हें ज़्यादा नॉलेज है। एंड मैं लकीली उन दिनों लाहौर भी जा रहा था, तो उसने कहा कि यार मेरा पीसी तुमने परचेज़ करना है। एंड एक कंपोनेंट उसके पीसी बिल्ड का मैंने खुद परचेज़ किया है। एंड मैंने उसे समझाया भी कि हम लोग किन कंपोनेंट्स को किस वजह से परचेज कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी अपने पीसी बिल्ड को लेकर मुझसे कोई गाइड चाहते हैं, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @ajtech_1। वहां पर आप मुझे मैसेज करेंगे अपनी प्रॉब्लम के रिलेटेड। मैं आपको आपका पीसी बिल्ड के हवाले से ज़रूर गाइड करूंगा। हाँ, मैं अपने फ्रेंड की तरह ऐसा नहीं कर सकता कि मैं आपका पीसी आपसे पैसे पकड़कर जो है वो पीसी को बिल्ड कर दूं। मैं आपको गाइड ज़रूर कर दूंगा। अदरवाइज एक और सिचुएशन हो सकती है कि हो सकता है जब आप मुझसे रब्ता करें, उन दिनों में मैं लाहौर जाने वाला हूँ, तो देन आप लोग मुझसे लाहौर में आकर मिल सकते हैं। एंड वहाँ पे हम लोग मिलकर आपका पीसी बिल्ड करेंगे। लाइक जो हमने पहले सीरीज स्टार्ट की थी, जिसकी 1-2 ही वीडियोस बस आई हैं, उसके बाद नहीं आई, लाइक बिल्डिंग का सब्सक्राइबर्स पीसी के नाम से। तो यार बातें बहुत ज़्यादा कर ली, अब हम लोग अपने पीसी को करते हैं बिल्ड। एंड आल्सो आपको आज की इस वीडियो के अंदर बेंचमार्किंग भी देखने को मिलेगी। मैं खुद बेंचमार्क करूँगा, गेम्स खेलेंगे हम लोग, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, बल्कि मल्टीपल गेम्स हम लोग खेल कर देखेंगे, ताकि आपको पता चल जाए पीसी परचेज करने से पहले कि आप अगर ये पीसी परचेज करते हैं तो आपको किस तरह की परफॉर्मेंस मिल सकती है। एनीवे, बातें बहुत ज़्यादा कर ली हैं। बाद में तुम लोग कहते हो कि जी भाई बातें बहुत ज़्यादा करते हो तुम। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। तो प्रोसेसर के अंदर मैंने चूज़ किया है इंटेल की तरफ से आने वाला उनका i3 12100F। जी हाँ, मैंने यहाँ पे F से मुराद ये है कि इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं देखने को मिलेगा। एंड हमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग एक डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड, फॉर एग्जांपल जो हम लोग इस वीडियो के अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाएंगे, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिस्प्ले लेने के लिए। तो हमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने F वाला वेरिएंट मिला, क्योंकि ये 2-3 हज़ार रुपया सस्ता होता है नॉन F वाले वेरिएंट से, एंड परफॉर्मेंस में सेम होता है। अब इससे पहले कि आप लोग वीडियो को बंद कर दो, ये देखिए कि मैंने 1,40,000 के बजट के अंदर i3 को यूज़ किया। मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंटेल ने i3 के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है, ऑल थैंक्स टू इंटेल्स हाइब्रिड आर्किटेक्चर। एंड फाइनली इंटेल जो है इसके अंदर जो है वो 10 नैनोमीटर के ऊपर भी आ चुका था, ताकि ज़्यादा परफॉर्मेंस इंटेल गेन कर पाए। एनीवे, अगर मैं इस प्रोसेसर की i3 12100F की परफॉर्मेंस की बात करूं, तो ये ना सिर्फ आपको Ryzen 2600 से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, एज वेल एज ये Ryzen 3600 से भी ज़्यादा अच्छी आपको गेमिंग के अंदर परफॉर्मेंस देता है। अब ये प्रोसेसर जो है तुम लोगों को 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स का देखने को मिलता है। एंड जैसा मैंने बताया, 4 कोर्स का होने के बावजूद भी ये प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। उसके अलावा ये प्रोसेसर बूस्ट करता है अप टू 4.3 गीगाहर्ट्ज़, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड ऑल्दो अगर हम लोग इसके अंदर स्टॉक कूलर की बात करें, तो हम लोग स्टॉक कूलर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इस CPU की TDP को इतनी ज़्यादा नहीं है, तो स्टॉक कूलर इसको इजीली हैंडल कर सकता है। यही रीज़न है कि मैं इस वक्त ये कह सकता हूँ कि i3 12100F इस वक्त एक बजट किंग प्रोसेसर है, क्योंकि ये 24,000 रुपीज़ का तकरीबन तुम लोगों को देखने को मिलता है। मुझे ये 24,000 रुपीज़ का देखने को मिला है, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोगों को ये 25,000 रुपीज़ का ही देखने को मिलेगा या इससे ऊपर। तो ये 24,000 रुपीज़ के अंदर ये मैं कह सकता हूँ एक बजट किंग प्रोसेसर बन चुका हुआ है। अब क्योंकि मेरे फ्रेंड का बजट इतना ज़्यादा नहीं था, तो हम लोग मदरबोर्ड के अंदर इतने ज़्यादा पैसे ऐड नहीं थे कर सकते, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने केस भी जो था वो ज़रा महंगे वाला पसंद कर लिया था। मतलब जब हम लोग बात कर रहे थे मुझसे कि कौन सा केस लेना चाहिए, तो उसने ज़रा महंगे वाला केस पसंद कर लिया। तो फिर इस वजह से हम लोग मदरबोर्ड के अंदर ज़्यादा पैसे नहीं थे डाल पाए। ऑल्दो मेरा दोस्त
ये भी कहता था कि उसको परफॉर्मेंस से मतलब है, उसको मदरबोर्ड्स के फीचर से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। तो उस मामले में अगर i3 के लिहाज से देखा जाए तो ये मदरबोर्ड इनफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इस मदरबोर्ड के अंदर सिर्फ i3 ही यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर i5 को भी यूज़ कर सकते हैं एंड वो भी ईजिली इसके अंदर वर्क करेगा। अगर मैं इस मदरबोर्ड की बात करूँ तो ये मदरबोर्ड तुम लोगों को तकरीबन 22,000 रुपीज़ के करीब करीब देखने को मिलता है। स्पीकिंग अबाउट रैम, तो रैम के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं कॉर्सर की तरफ से आने वाली उनकी कॉर्सर वेंजेंस RGB। अब रैम चूज करने से पहले हमने डिसाइड किया था कि हम लोग नॉन RGB रैम लेंगे, क्योंकि मेरा दोस्त कह रहा था कि हमने RGB के अंदर कोशिश यही हो हमारी कि RGB के अंदर पैसे कम से कम इन्वेस्ट किए जाएं। हमने जो रैम पहले सेलेक्ट की थी वो थी कॉर्सर वेंजेंस LPX 3200 मेगाहर्ट्ज की किट है बगैर RGB के, वो तकरीबन 15,000 रुपए की देखने को मिलती है। लेकिन जब मैं वहां पे गया तो मुझे यहाँ पे ये रैम देखने को मिले वेंजेंस RGB, ये RGB के साथ आती है एंड ये यूज्ड के अंदर थी उनके पास, एंड ये हमने रैम यूज्ड के अंदर परचेज की है 12,000 रुपीज़ की। एंड यूज रैम लेने से हमारे पैसे भी बच गए थे और हमें RGB रैम भी मिल रही थी। तो मैंने अपने दोस्त से डिस्कस की तो उसने कहा यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैम हम लोग यूज के अंदर ले लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग यही सेम रैम न्यू के अंदर लेने चाहते हो तो ये रैम आप लोगों को तकरीबन 17,000 रुपीज़ के करीब करीब देखने को मिलेगी। एंड मैंने न्यू रैम के ही पैसे इस बिल्ड के अंदर ऐड किए हैं, तो तभी हमारा बजट 1,40,000 रुपीज़ बन रहा था। तो स्पीकिंग अबाउट स्टोरेज, तो स्टोरेज के अंदर हमने एक NVMe यूज़ की है 256 GB की, 250 की या 256 GB की है, एक ही बात हो जाती है। ये एक एंट्री लेवल की NVMe है जो कि हमें तकरीबन 6,000 रुपीज़ की देखने को मिली है एंड ये हमारा काम कर देती थी। वैसे अगर NVMe की बात करें तो NVMe इससे महंगी ही होती हैं आमतौर पर, लेकिन ये एक एंट्री लेवल की NVMe है जो कि आप लोग कह सकते हो कि M.2 SATA से तो ज़्यादा परफॉर्मेंस दे ही देती है। अगर हम लोग हार्ड ड्राइव की बात करें तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं C ग्रेड की तरफ से आने वाली हार्ड ड्राइव 1 टेराबाइट का वेरिएंट है, तो ये हम लोग यूज़ करेंगे बेसिकली गेम्स वगैरह को या थोड़ा बहुत डाटा वगैरह उसको स्टोर करने के लिए। ये हार्ड ड्राइव आपको यूज्ड के अंदर 4500 की एंड न्यू के अंदर 7,000 रुपीज़ की देखने को मिलेगी। Now let's talk about the most interesting component of our PC build, that is graphic card। तो ग्राफिक कार्ड के अंदर अनफॉर्चुनेटली हम लोग यूज कर रहे हैं NVIDIA की तरफ से आने वाला उनका GTX 1650 सुपर। ये MSI का वेरिएंट है उनका गेमिंग X, 4GB का ग्राफिक कार्ड है, DDR5 है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्राफिक कार्ड है, ट्यूरिंग के ऊपर बेस्ड है। ये ग्राफिक कार्ड तुम लोगों को आजकल तकरीबन 50,000 रुपीज़ के लगभग देखने को मिलता है। डिपेंड करता है कि आप लोग किस शॉप से लेते हैं। कई शॉप के ऊपर आपको इसे 50,000 में देते हैं, कई शॉप के ऊपर आपको इसी ग्राफिक कार्ड को 55,000 रुपीज़ के आसपास देंगे। अब ये आपको डिपेंड करता है कि आप किससे परचेज कर रहे हैं। हाँ, मैंने कई जगहों पे देखा अगर आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ना कि इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस 1650 की, ऑनलाइन आपको काफ़ी जगहों से ज़रा सस्ता ही देखने को मिल रहा है। नाउ अब आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल्स ये कह सकते हैं कि यार आपने इस बजट के अंदर 1650 सुपर क्यों यूज़ किया है। तो यार ऐसा है कि मेरे पास इस वक्त 1650 सुपर ही अवेलेबल था, तो इसीलिए 1650 सुपर को अगर हम लोग ऐड करें इस बजट के अंदर तो हमारा बजट जो है वो टोटल बिल्ड के अंदर अगर हम लोग ऐड करें तो फिर ही हमारा बजट जो है वो 1,40,000 रुपये के करीब करीब बनता है। अब क्योंकि मेरे पास और कोई ग्राफिक कार्ड अवेलेबल नहीं था तो फिर मैंने इसी के साथ पीसी बिल्ड कर दिया था, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं इस प्रोसेसर के साथ, इस तरह के बिल्ड के साथ मैं RTX 3050 लगाऊं तो एक काफ़ी अच्छा पेयर बन सकता है एंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो सकता है फॉर सम पीपल्स। लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था तो फिर मुझे इसी के साथ जाना पड़ा एंड यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का बजट 1,70,000 80,000 रुपीज़ के करीब करीब है तो आप लोग इसी सेम बिल्ड के अंदर लगवा सकते हैं। NVIDIA की तरफ से आने वाला उनका RTX 3050 काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्राफिक कार्ड है। आप लोग इजीली 144 हर्ट्ज़ की गेमिंग कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव, इससे ज़्यादा ही आपको ज़्यादातर गेम्स में FPS देखने को मिलेंगे अगर आप लोगों का मेन मकसद कॉम्पिटिटिव है। ऑल्दो अगर आपका मेन मकसद स्टोरी बेस्ड गेम खेलना ही है तो वो भी आप लोग RTX 3050 टाइप के ग्राफिक कार्ड के ऊपर ईजिली खेल पाओगे, हाई सेटिंग के ऊपर ईजिली। एंड अगर इस ग्राफिक कार्ड की बात करें 1650 सुपर की, तो ये ग्राफिक कार्ड भी आपको काफ़ी हद तक जो है वो
144 हर्ट्ज की गेमिंग करवा देता होता है कंपेटिटिव टाइटल्स की। अगर हम लोग बात करें परफॉर्मेंस का, मैं आपको रफली आइडिया दूँ ना इस ग्राफिक कार्ड की 1650 सुपर की, तो आप मोस्ट ऑफ द गेम्स को ईजीली 1080p 60 fps के ऊपर खेल सकते हैं ऑन हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स। लेकिन फिर भी कई ऐसे ट्रिपल ए टाइटल्स हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक इंटेंसिव हैं, उनको आपको थोड़ा बहुत सेटिंग्स को डाउन करके खेलना पड़ेगा अगर आप लोग ज़्यादा ही कुछ FPS चाहते हैं। ना हमने सारी चीज़ों की बात कर ली है ऑलमोस्ट, एक चीज़ रह गई है वो है हमारा केस। तो केस के अंदर मैंने यूज़ किया है डीपकूल की तरफ से आने वाला उनका मैट्रिक्स 55V3। ये केस तुम लोगों को तकरीबन 13,500 रुपये के करीब करीब देखने को मिलता है। इसमें सेम केस तुम लोग को 12,500 रुपये के अंदर या 12,000 रुपये के अंदर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन शॉपकीपर्स कई पता क्या करते हैं, डीपकूल के फैंस जो होते हैं ना वो उतार लेते हैं डबल ए टैगर्स या ये जो थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं उनके फैंस लगा देंगे। उनके फैंस सस्ते होते हैं तो केस सस्ता करके भेज देते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोग ये केस ले रहे हो ना तो मैं तुम लोगों से कहूँगा कि डीपकूल के फैंस के साथ ही ये केस लेना। डीपकूल के फैंस जो हैं वो डबल ए टाइगर जैसी जो कंपनीज हैं, ये जो लो लेवल की कंपनीज है जो फैंस बनाती हैं काफ़ी चीप के अंदर, उनसे बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छे हैं एंड ब्राइट भी हैं। अब इस केस का एक और वेरिएंट भी आता है जो कि मैंने इंटरनेट के ऊपर देखा था, जिसके फ्रंट के ऊपर आपको मैश डिज़ाइन देखने को मिलता है, तो आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हो। वो भी उसकी प्राइस भी तकरीबन इतनी है एंड ऑल्दो इस केस का रिव्यू मैंने अपने चैनल के ऊपर भी डाला हुआ है, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हो। वो रिव्यू तो नहीं है सच, लेकिन आप कह सकते हो वो एक ओवरव्यू है इस केस का। एंड इसी के साथ साथ हम लोग अपने लास्ट कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, डेट इज पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई के अंदर यार मैं तुम लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने हमेशा पावर सप्लाई में चीप आउट नहीं करना। आपने अच्छे ब्रांड की तरफ से आने वाली उनकी डिसेंट पावर सप्लाई लेनी है। अगर मैं इस बिल्ड की बात करूं तो अगर आप लोग पावर सप्लाई में कोई इतने ज़्यादा पैसे खर्चना भी नहीं चाहते तो आप कॉर्सर की तरफ से आने वाली उनकी CV सीरीज़ की ले सकते हैं। CV 550 वाट फॉर एग्जांपल, वो तुम लोगों को तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये के करीब करीब देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग डीपकूल की तरफ से ले लेते हैं, उनके डीपकूल के अंदर भी कुछ इंटरेस्टिंग पावर सप्लाईज हैं जो कि तुम लोगों को तकरीबन 2-2, 3-3 साल की वारंटीज़ के साथ आती हैं। वो तुम लोगों को तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये की पावर सप्लाई देखने को मिलेगी। नाउ यार बातें बहुत ज़्यादा कर ली हैं, अब ऐसा करते हैं कि इस पीसी को बिल्ड करते हैं। उसके बाद इसके ऊपर मैं विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करूँगा, सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करके हम लोग इसी पीसी के ऊपर गेम्स वगैरह खेल कर देखेंगे, बेंचमार्किंग करेंगे कि हमें पता चले कि गेम्स के अंदर हमें किस तरह की परफॉर्मेंस में देखने को मिल सकती है। एंड यहाँ पे मैं इस पीसी को फर्स्ट टाइम बूट करते हुए एंड साथ ही में ये कुछ RGB इफेक्ट्स वगैरह जो आपके केस के अंदर आते हैं। जो पहली गेम खेलने जा रहे हैं वो है GTA 5। मुझे पता है आप सब लोग GTA 5 को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, और GTA 5 को हम लोग हाईएस्ट सेटिंग के ऊपर खेल रहे हैं। तो अगर हम लोग सेटिंग की बात करें तो अभी तुम लोग देख पा रहे हो कि हम लोग 1080p के ऊपर हैं। हमारा जो V-Sync है वो हमारा ऑफ है, ठीक है। उसके अलावा ऑल सेटिंग्स तुम लोगों के सामने वेरी हाई। चलो जी, मैंने यहाँ पे कार उठा ली है एंड देखते हैं कि मैं कितना अच्छा ड्राइवर हूँ। एंड एज यूजुअल मैं कोई ड्राइवर इतना अच्छा नहीं और मैं इस वक्त सही पोजीशन पे भी नहीं बैठा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टैट्स की। तो ये सारे के सारे तुम लोगों को टेम्परेचर देखने को मिल रहे हैं, ये टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर, और ये तुम लोगों को GPU यूजेज और CPU यूजेज देखने को मिल रहा है। एंड ये रैम यूजेज है, ये आपके FPS है एंड ये फ्रेम टाइम्स हैं, ठीक है। फ्रेम टाइम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि हमारा जो CPU का टेम्परेचर है वो भी तकरीबन 80 डिग्री को टच कर चुका हुआ है, और जो हमारा GPU का टेम्परेचर है वो भी 76 डिग्री हो चुका हुआ है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं तुम लोग को बता दूँ कि जो मेरे रूम का टेम्परेचर है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मेरा रूम बहुत ज़्यादा गर्म है एंड ये टेम्परेचर हमें इतना ज़्यादा देखने को नहीं थे मिले। ये जो हमने स्टॉक कूलर यूज़ किया ये इनफ i3 के लिए, लेकिन ये है कि इस वक्त जो है क्योंकि एग्जॉस्ट के अंदर हमारा एक भी फ़ैन नहीं लगा हुआ, तो इस वजह से हमें टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस मामले में तुम लोगों ने घबराना नहीं, ये गारंटी मैं तुम लोगों को देता हूँ कि टेम्परेचर जो है वो तुम लोगों के बिल्कुल ठीक रहेंगे, क्योंकि स्टॉक कूलर i3 को ईजिली हैंडल कर लेता होता है। एंड यहाँ पे हम लोग अगर FPS की बात करें तो FPS जो है वो हमें 140 के करीब देखने को मिल रहे हैं वेरी हाई सेटिंग के ऊपर, वो भी GTA 5 के अंदर। और इससे तुम लोग पता चल जाता है तुम लोगों को कि हमें किस तरह की परफॉर्मेंस GTA 5 के अंदर मिलती होती है। अच्छा गाइस, जो नेक्स्ट गेम हमारे पास है वो है कंट्रोल।
काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम है। मैं कहता हूँ कि अगर इस गेम के अंदर ये गेम आपको आपके ग्राफिक कार्ड के ऊपर, कोई भी ग्राफिक कार्ड है आपके पास वट जो भी हो, अगर ये गेम आपको हाई सेटिंग के ऊपर आपको 60 FPS दे देती होती है हाई सेटिंग के ऊपर, तो मैं ये समझूंगा कि आपका पीसी जो है वो एक काफ़ी अच्छा पीसी है, उसके अंदर काफ़ी अच्छे कंपोनेंट्स आपने लगाए हैं, क्योंकि ये गेम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम है। तो इसमें आपको ग्राफिक कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है। इवन के काफ़ी बजट रेंज के ग्राफिक कार्ड हैं जो स्ट्रगल करते हैं सिर्फ 60 FPS मेंटेन करते हुए भी, अगर हम लोग हाई सेटिंग के ऊपर इसके ऊपर गेम खेलें। तो ये एक परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी गेम है, क्योंकि इससे आप लोग दूसरी जो ट्रिपल ए टाइटल्स हैं उनका भी आइडिया लगा सकते हैं परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे हम लोग अगर सेटिंग्स की बात करें तो हम लोग हाई सेटिंग के ऊपर खेल रहे हैं, 1080p के ऊपर खेल रहे हैं एज यूजुअल। यहाँ पे सॉरी, हम लोग हाई सेटिंग के ऊपर नहीं, हम लोग मीडियम सेटिंग के ऊपर खेल रहे हैं। इससे ऊपर सेटिंग है हाई की, ठीक है। तो हाई के ऊपर कोई भी सेटिंग नहीं है, कस्टम आ जाती है। तो मीडियम सेटिंग के ऊपर हम लोग खेल रहे हैं 1080p के ऊपर, ठीक है। ये मैंने प्रीसेट सारा सेट किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें हमें कितने FPS देखने को मिल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे तकरीबन लगभग 60 के करीब FPS देखने को मिल रहे हैं। तो किसी किसी जगह पे ये 45-50 भी चले जाते हैं जहाँ पे हो हम लोग। मैं ज़रा किसी और जगह पे जाता हूँ, मुझे यकीन है वहाँ पे FPS ज़रा कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको कहा था कि किसी किसी जगह पे 50 के करीब भी FPS आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा इस जगह पे 50 के आसपास FPS आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो ज़्यादा हैवी गेम्स हैं उनमें हम किस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं ना। तो नेक्स्ट गेम इज़ शैडो ऑफ द टॉम्ब राइडर। काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेम है, काफ़ी अच्छे से GPU और CPU दोनों को यूटिलाइज करती है। अगर हम लोग सेटिंग्स की बात करें कि किस सेटिंग के ऊपर हम लोग इस गेम को खेलेंगे, तो डिस्प्ले के सेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो 1920 एंड 1080p मिलकर 1080p के ऊपर हम लोग खेल रहे हैं। एंड जो प्री सेट है हमारे पास वो है हाईएस्ट प्री सेट, ठीक है। तो जो नेक्स्ट गेम है हमारे पास वो है शैडो ऑफ द टॉम्ब राइडर। काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स एंड CPU इंटेंसिव गेम है, मतलब काफ़ी अच्छे से ग्राफिक कार्ड वगैरह को हमारे यूटिलाइज करती होती है, CPU को भी करती है, एज वेल एज जो हमारी कंट्रोल थी वो उतना ज़्यादा CPU को नहीं थी यूटिलाइज करती। ये गेम जो है वो दोनों चीज़ों को करती है, ज़्यादा ग्राफिक कार्ड को करती है। एंड अगर हम लोग इस गेम की सेटिंग्स की बात करें तो इस गेम को हम लोग बेंचमार्क कर रहे हैं 1080p के ऊपर। अगर हम लोग ग्राफिक सेटिंग की बात करें तो मैंने प्री सेट यूज़ किया हाई सेटिंग का, ठीक है। तो हाई सेटिंग के ऊपर का प्री सेट में इनके सारी की सारी हाई इसमें बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमें स्टिल 70 FPS के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग CPU और जो है टेम्परेचर की बात करें, CPU का टेम्परेचर की वो हमें 76 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। GPU का जो टेम्परेचर है वो भी 76 है। एंड यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि हमारा टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बहुत ड्रॉप भी करता है यहाँ पे बीच में, क्योंकि हमारा जो है ना बीच में वो एग्जॉस्ट फैन भी नहीं लगा हुआ बैक के ऊपर एग्जॉस्ट के लिए, इस वजह से हमारा टेम्परेचर ज़रा ज़्यादा आ रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको टेम्परेचर इससे कम देखने को मिलेंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि इस वक्त एग्जॉस्ट में हमारा कोई भी फ़ैन नहीं है, इनटेक में 3 फैंस हमारे हैं। तो इस गेम में अगर हम लोग रैम यूजेज की बात करें, आप लोग देख पा रहे हो कि 10 GB ऑलमोस्ट रैम, बल्कि 10 GB से भी ऊपर की रैम जो है वो यूज़ हो रही है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आजकल की गेम्स कितनी ज़्यादा रैम को अब रिक्वायर्ड करना शुरू हो चुकी हुई हैं। लिटरली गाइस कई गेम्स ऐसी में जो 12-13 GB को भी यूज़ करती हैं ईजिली। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि कॉन्स्टेंटली हमें तकरीबन 70 FPS के करीब देखने को मिल रहे हैं, स्टटरिंग वगैरह भी नहीं है कोई। एंड ये सीन जो है वो काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छे से ये सीन जो है वो हमारा ग्राफिक्स को जो है ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस को निचोड़ता है। एंड यहाँ पे हम लोग हाईएस्ट सेटिंग जो अल्ट्रा सेटिंग है उसके ऊपर हमें 70+ FPS देखने को मिल रहे हैं। एंड जो एक चीज़ मैंने नोटिस किया भी कि हवा में हमें ज़्यादा FPS देखने को मिल रहे थे, जब हम लोग एयर में थे ज़मीन के ऊपर हमें कम FPS देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एपेक्स लेजेंड जो मैं खेलता हूँ उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें उल्टा ही होता है। उसमें हवा के अंदर हमें, जब हम लोग एयर के अंदर होते हैं तो FPS कम देखने को मिलते हैं, ज़मीन के ऊपर जब हम लोग लैंड कर जाते हैं तो तब हमें ज़्यादा FPS देखने को मिलते हैं। एनीवे अगेन मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये टेम्परेचर्स हैं, ये हमारा CPU यूजेज है, ये हमारे FPS हैं, ये फ्रेम टाइम्स हैं। तो तुम लोग आइडिया लगा सकते हो कि हमें कितने अच्छे FPS मिले। अच्छा वैसे हमने बेंचमार्क कर ली हैं, तकरीबन यही गेम्स थी जो मेरे पास अवेलेबल थी। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब वगैरह करो, लाइक करो, शेयर करो मेरी वीडियोस को, ताकि मैं और गेम्स वगैरह परचेज़ करूँ। अपनी टेस्टिंग मेथडोलॉजी जो आने वाले मैंने वीडियोस वगैरह बनानी है उनको ज़रा इंप्रूवमेंट करें। उसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा। उसके अलावा ज्वाइन करो मेरे डिस्कॉर्ड का सर्वर,
सर्वर, वहाँ पे मैं एंड और भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बैठकर हम लोग गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं, या काफ़ी सब्सक्राइबर वगैरह आकर मुझसे वहाँ पे भी कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं अगर उनको कोई हेल्प चाहिए हो तो। उसके अलावा मेरे चैनल की कुछ और वीडियोस देखो। अगर तुम लोगों को कंटेंट अच्छा लगता था तुम लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एज ऑलवेज अ ह्यूज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।